इन दिनों खैरागढ़ का सियासी पारा हाई है। बड़े नेताओं का तूफानी दौरा और मुद्दों की जंग ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। खैरागढ़ को फतह करने के लिए कांग्रेस ने 5 मंत्री और 27 विधायकों की ड्यूटी लगाई है। वहीं बीजेपी में संगठन और विधायक मिलाकर 30 नेता मैदान में हैं। लेकिन ये लड़ाई इन नेताओं को मुद्दों के आधार पर ही लड़नी है। इसलिए कांग्रेस के पास घोषणा पत्र के वादों का हथियार है, तो जवाब में अब बीजेपी आरोप पत्र का पर्चा लेकर मैदान में कूद रही है। इधर कांग्रेस का घोषणा पत्र जितना ट्रेंड कर रहा है, उतना ही अब बीजेपी का पर्चा भी चर्चा में है। 3.25 साल करीब सरकार को हुए हैं, आज कहीं भी प्रधानमंत्री आवास बन नहीं रहा है। चाहे जो अधूरा बना है वो भी पूरा नहीं हो रहा है। इस तरह से गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय यहाँ की प्रदेश की सरकार कर रही है। आज 8 लाख लोग गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो रहे हैं, और इसका अगर किसी को दोष दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की सरकार है। बीजेपी ने आरोप पत्र में सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को मुद्दा बनाया है, जिसमें शराबबंदी का धोखा, धान खरीदी की खामियां समेत किसान, मजदूर और महिलाओं से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इधर कांग्रेस की उम्मीदें मुख्यमंत्री के धुआंधार प्रचार पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी के आरोप पत्र को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से नकार दी। तब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया, टावर है ही नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए, ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि आज पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। तो गरीब जनता के साथ ये मार, लगातार महंगाई की मार कर रहे हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि आखिर क्यों बढ़ा रहे हैं, गरीब के पास केरोसिन क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये उनको बताना चाहिए। खैरागढ़ की जनता इस बात को भली भांति समझती है कि उपचुनाव के नतीजे कुछ भी हों, जनता से किए गए वादों को पूरा करने की स्थिति में कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेसी घोषणा पत्र का खास क्रेज देखा जा रहा है। जवाब में बीजेपी अपनी ओर से कोई घोषणा न कर आरोप पत्र के जरिए जनता की नाराजगी को भुनाना चाहती है। ऐसे में खैरागढ़ की जंग घोषणा पत्र बनाम आरोप पत्र बनकर रह गई है। अब देखना होगा कि जनता किस पत्र पर भरोसा जताती है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मैं हूं मोहन तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है खैरागढ़ का सियासी पारा। जी हां, खैरागढ़ का सियासी पारा गर्म है। वजह है खैरागढ़ में कार्यकर्ताओं की फौज है, नेताओं की भीड़ है और स्टार प्रचारकों का वार प्रतिवार है। ऐसे में मुद्दे कहां हैं? क्या मुद्दे कांग्रेस के घोषणा पत्र में हैं या मुद्दे भाजपा के आरोप पत्र में हैं? इसी बात को आज हम इस डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे और नापने की कोशिश करेंगे खैरागढ़ का सियासी पारा। तो सबसे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो आज इस डिबेट में हमारे साथ हैं। सबसे पहले मिलिए वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी से, हम उनका स्वागत करते हैं। भाजपा का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी, और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए खैरागढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं अभय राय जी। तो इस डिबेट को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है खैरागढ़ का सियासी पारा। तो सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं मुकेश जी से ही करता हूं। मुकेश जी, हम देख रहे हैं सियासी पारे की अगर बात हो रही है तो सियासी पारा गर्म इसलिए है क्योंकि दोनों ओर से मुद्दे उछाले जा रहे हैं। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र भी देखा, उसके जवाब में आप लोग ने पर्चा जो है चर्चा में इस समय जारी कर दिया है। ये 6 पेज का पर्चा है और काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आप लोग ने गिना दी। ये उपचुनाव हैं, चुनाव में अगर जीत हार किसी की भी होती है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का होता है। बीजेपी सरकार में है नहीं, ऐसे में आप लोग का ये पर्चा कितना चर्चा में ही सीमित रह पाएगा या फिर उसे इम्प्लीमेंट भी आप लोग कर पाएंगे? क्या है इस पर्चे में? मोहन जी देखिए, खैरागढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनकी लोकप्रियता पिछले चुनाव में भी आप रिजल्ट देखेंगे तो वो दूसरे नंबर में थे और बहुत कम वोटों से, लगभग 800 वोटों से उनकी हार हुई थी। और फिर से जनता उनके ऊपर विश्वास जता रही है उस विधानसभा के, उसको लेके कहीं ना कहीं कांग्रेस में घबराहट की स्थिति देखने को मिल रही है। अब देखिए
उनके घोषणा पत्र तो थे ऑलरेडी जब वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक नया घोषणा पत्र और फिर आनन फानन में अनेक घोषणाएं कि हम उसको जिला बना देंगे और इस प्रकार की बातें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव वो हारने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार जनता से किए हुए वादे को पूरे नहीं कर पाती है, उनके द्वारा जो घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है उसको पूरे नहीं कर पाती है, तो स्थिति बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की बात है तो वहां के हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय हैं, हमारे पूरे संगठन के सभी पदाधिकारी नेतागण वहां पे लगातार चुनाव में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जीत होने वाली है। नहीं, जीत तो होने वाली है। आपके इस पर्चे में ऐसा क्या है जिसके आधार पर आपको लगता है कि वोट आपको मिल जाएगा? क्या बताना चाह रहे हैं इस पर्चे के? निश्चित रूप से जो इन्होंने घोषणा पत्र में वादे किए थे वो वादे इन्होंने पूरे किए नहीं। दूसरी तरफ केंद्रीय योजनाओं का जो लाभ यहाँ के गरीब जनता को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो ये सरकार के कारण मिल नहीं पा रही है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान योजना हो, अनेक योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिलना चाहिए थे। उसमें कांग्रेस की सरकार, कहीं उनको लगता है कि ये योजनाओं के माध्यम से इसका श्रेय केंद्र की सरकार को न चला जाए, इसलिए ये घोषणा पत्र को भी अपने पूरा नहीं कर पाए और केंद्रीय सरकार की योजनाओं का भी इम्प्लीमेंट इस प्रदेश के अंदर में नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीजों की खुलासा हमने किया है और ये जो घोषणा पत्र में वादे किए थे वो कौन सा वादा पूरा किए और कौन सा वादा अभी तक पूरा कर नहीं पाए हैं। जो इनका मुख्य वादा था, महिलाएं जिसको लेके वोट की थी, इनको इतना बड़ा जनादेश मिला था, वो वादा पूर्ण शराबबंदी का हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता का हो, चाहे नगरीय निकाय टैक्स का आधा करने का हो, ये टैक्स तो आधा किए नहीं। आप देख रहे होंगे कि पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में 50% से ज्यादा टैक्स की राशि बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क है। जो वादा किए थे उसको वो पूरा कर नहीं पाए हैं। तो हम उन चीजों को जनता के बीच लेके जा रहे हैं और जनता समझ रही है कि इनके कथनी और करनी में फर्क है, विकास के कार्य ढप पड़े हुए हैं। जनता इन सब चीजों को देख रही है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी उनको एक अवसर वहां पे फिर से देना चाहती है। बिल्कुल, चलिए आप लोग ने तो पर्चा जारी कर दिया, इसका जवाब भी ले लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, हम देख रहे हैं कि इनका जो पर्चा है वो मुद्दे कम सवालों की एक तरीके से लिस्ट है और इन सवालों को लेकर ही वो जनता के बीच जा रहे हैं कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। कैसे इसे डिफेंड करेंगे आप लोग? मोहन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था और आप तो यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं, सियासी पारा भी देख चुके हैं। एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र खैरागढ़ के विकास की बात कर रहा है, खैरागढ़ को जिला बनाना हो, सालेवाला को तहसील बनाना हो, आत्मानंद स्कूल खोलने की बात हो, हम विकास की बात कर रहे हैं। हम खैरागढ़ के उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनको 15 साल के शासन में रमन सिंह और उनके सांसद बेटे अभिषेक सिंह ने छुआ भी नहीं। दूसरी तरफ ये वही घिसे पीटे पुराने गाने लेकर फिर बाजार में उतर गए हैं, जो 3.5 साल से आरोप लगाते आ रहे हैं, आज भी आरोप लगा रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं का मूर्त रूप यहाँ नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं में हमको प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। मनरेगा में हम प्रथम है, स्वच्छता में हम प्रथम है, कौन सी ऐसी योजना है? और जहां तक प्रधानमंत्री आवास की बात है, उसका आप पैसा नहीं भेजेंगे और राज्यांश हमको पहले जमा करने बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? तो अफवाह फैलाना, झूठ बोलना और आरोप लगाना, ये 3 काम में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर है। वो काम यहाँ हो रहा है। जहां तक लोकप्रिय प्रत्याशी की बात की, बिल्कुल लोकप्रिय प्रत्याशी है। 13 में हारे, 18 में हारे और आप फिर उनको टिकट दे दिए। बहुत लोकप्रिय है वो। और 18 में भाई साहब 800 वोट से नहीं हारे हैं आप, 32,000 वोट से हारे हैं। कांग्रेस का देवव्रत सिंह जी का वोट और कांग्रेस के प्रत्याशी जसवंत अंगेल का वोट मिला देंगे तो 90,000 92,000 वोट होता है। आपको 60,000 वोट मिला था। वो 92,000 वोट को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो संख्या उससे अधिक जाने वाली है। तो जहां तक खैरागढ़ की बात है, जिस दिन से जिला घोषणा हुआ है, मैं मुकेश वर्मा जी को अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा का स्वागत पत्रकार वार्ता में पत्रकारों तक ने ताली बजा के किया। खैरागढ़ को जिला बनाने का स्वागत खैरागढ़ की जनता कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं।
बुद्धिजीवी कर रहे हैं, जिला की मांग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक रमन सिंह जी ने स्वागत नहीं किया, अभी तक यहाँ के सांसद संतोष पांडे जी ने स्वागत नहीं किया। मुकेश वर्मा जी आज बताते हो कि वो विरोध में है, जिले के सपोर्ट में है। हम तो खैरागढ़ को जिला बनाने जा रहे हैं, 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, 17 को हम जिला बनाएंगे। ये हमारी घोषणा नहीं है, मूर्त रूप होगा। भूपेश है तो भरोसा है का नारा आज खैरागढ़ में चल रहा है। खैरागढ़ के लोग कह रहे हैं कि 15 साल का जो पिछड़ापन था वो 17 महीने में हम दूर कर लेंगे। और देवव्रत सिंह जी चुनाव जीतने के बाद उनके पूरे क्रियाकलाप कांग्रेस के साथ थे, चाहे मारवाही विधानसभा में खुला समर्थन देना हो, चाहे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी खिलाफ कांग्रेस के साथियों के साथ खड़ा होना हो। और देवव्रत सिंह जी के 3.5 साल कार्यकाल में, भूपेश बघेल के 3.5 साल कार्यकाल में 650 करोड़ का विकास खैरागढ़ में हुआ है, जो जनता यहाँ देख रही है। तो ये चुनाव विकास और आरोप के बीच में है। आरोप बुरी तरह से 2018 की तरफ नकारा जाएगा और विकास यहाँ जीतेगा। खैरागढ़ जिला बनेगा, खैरागढ़ इतिहास बनेगा और रिकॉर्ड मतों की जीत होगी। 52 से लेके आज तक कांग्रेस का जो जीतने का रिकॉर्ड रहा है उसको हम लोग और डबल करेंगे और बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो दोनों ओर से अपने अपने दावे हैं, एक तरफ घोषणा पत्र है और एक तरफ आरोप पत्र है। क्या मुद्दे काम करेंगे, किस तरीके के मुद्दे किस पक्ष में जा सकते हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी के पास और उनसे जानते हैं। उन्होंने कई चुनाव को करीब से देखा है। रवि जी, आप देखते हैं कि उपचुनाव खास तौर पर जो मुद्दे होते हैं वो एक तरीके से गौण हो जाते हैं और ये नेताओं के फेस पे चुनाव आधारित हो जाता है, उपचुनाव खास करके। लेकिन आपने दोनों पक्षों को सुना, आरोप पत्र भी है इस बार, घोषणा पत्र भी है इस बार, और इन दोनों की चर्चा ज्यादा है। उपचुनाव इस बार किसी एक मुद्दे पे आधारित नहीं हो रहा है, मुद्दों की लिस्ट को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। किस तरीके से देखते हैं खैरागढ़ में इन दोनों पक्षों को, किस तरीके के मुद्दों के साथ हैं ये? देखिए, जिस तरह से खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर यहाँ पे पारा गर्म है, निश्चित तौर से कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र। पर सवाल ये है कि जो जिले का मसला है वो बड़ा इफेक्टिव मसला हो गया है। नगर निगम नगर पालिका चुनाव के वक्त भी ये जिला का मुद्दा उठा था, उस समय भी कांग्रेस ने कहा था, और अब जब कहा है तो अपील लोगों को या वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा कर रहा है। दूसरी बात, सवाल ये है कि प्रत्याशी को लेकर जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी पुराने प्रत्याशी हैं और 4 चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार उपचुनाव में वो जीते भी थे और 2018 के चुनाव में वो 870 वोट से जीते थे। ये बात अलग है कि कांग्रेस और देवव्रत सिंह का वोट मिला के जो भी गणित हो, लेकिन गणित तो ये है कि कांग्रेस वहाँ तीसरे स्थान पर थी और अब कांग्रेस को वहाँ पे तीसरे से पहले स्थान पे पहुँचना है। तो निश्चित तौर से मुकाबला काफ़ी कठिन है और कहीं ना कहीं दोनों दल अपनी प्रतिष्ठा लगा के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में एक बात जो हमेशा होती है कि जिसकी सरकार होती है वही उपचुनाव जीतती है, परंपरा चली आ रही है। और जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से, चाहे वो दंतेवाड़ा का चुनाव हो या फिर चित्रकूट का चुनाव हो या मरवाही का चुनाव हो, तीनों कांग्रेस जीती है और भारी मतों से जीती है। तो निश्चित तौर से सरकार जिसकी रहती है उस पर लोग भरोसा करते हैं और 17 महीने का कार्यकाल बचा है, तो जो खैरागढ़ का विकास होगा कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि हम सरकार के साथ रहें तो उसमें डेवलपमेंट का काम होगा। लेकिन खैरागढ़ का चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। जिस तरह से नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं या फिर प्रहलाद पटेल हैं और योगी आदित्यनाथ के आने की बात हो रही है। और वहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के अलावा अधिकांश मंत्री ताम्रध्वज साहू हो, रविंद्र चौबे हो और विधायक लगे हुए हैं। तो वहाँ पे प्रत्याशियों से ज़्यादा नेताओं का जमघट लगा हुआ है और कसमकस की स्थिति है। निश्चित तौर से इस बार जो चुनाव है पिछले 3 उपचुनाव के मुकाबले अलग तरह का है। जी, ये इसी में जुड़ा हुआ सवाल ये भी था कि आमतौर पर सरकार के कामकाज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है, जो आरोप पत्र है, स्थानीय मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैरागढ़ के जो मूल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो रही है।
तो ये चुनाव क्या सरकार के कामकाज से अलग हटकर परिणाम देने वाला होगा, ये मान के चलें, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे चर्चा में? देखिए, खैरागढ़ में जिला तो बड़ा मुद्दा था, मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जारी करके कि 16 को रिजल्ट आएगा, 17 को हम जिला बना देंगे और तहसील 12.5 को तहसील बनाने की बात आई है। तो ये कहीं ना कहीं जनता को कर रही है। और बाकी जो मुद्दे हैं, या चाहे सरकार के 3 साल के कामकाज हो, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, वो पीछे चली गई ऐसा नजर आ रहा है। पर निश्चित तौर से सरकार जो रहती है उसका एक प्रभाव रहता है, तो वो प्रभाव भी वहां देखने को मिल रहा है। और मुद्दे जो होने चाहिए, जो मुद्दे और डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए, सड़क और दूसरे तरह के, तो खैरागढ़ में जिला बड़ा एक मुद्दा हो गया है, जिला बनाने का एक बड़ा मुद्दा हो गया। बिल्कुल, जिला बनाने का एक बड़ा मुद्दा हो गया। मुकेश जी, अभी कांग्रेस के हमारे साथी आपसे यही सवाल कर रहे थे कि जब उन्होंने घोषणा कर दी तो आप लोग क्यों स्वागत नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि जिला बनाने का अधिकार तो सरकार को है। इस चुनाव के परिणाम जो भी आए बनाना सरकार को है। सरकार जब कह रही है वो जिला बनाने को तैयार है, तो आप लोग स्वागत करने में क्यों तैयार नहीं है, क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या जिला बनाने के घोषणा के बाद ये मुद्दा आप लोग के हाथ से निकल गया है, ऐसा लगता है? देखिए मोहन जी, कहीं ना कहीं अभय नारायण जी बता रहे थे कि हम जिला बनाने की घोषणा किए। 3.5 साल से सरकार है, 3.5 साल के अंदर में उनको खैरागढ़ को जिला बनाने का विचार आया नहीं। अभी जब उपचुनाव आ गया, वहां पे देवव्रत जी का निधन हो गया, तब ये जो है वहां पे उसको जिला बनाने की बात कर दी। जनता समझ रही है कि इनको जिला बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि चुनाव जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि पुराने घोषणा पत्र में भी अब ये बोल रहे थे कि झूठ की बात, अरे झूठ कौन बोलता है अभय नारायण जी, ये जनता जान रही है। आपने ही वादा किया था ना पूर्ण शराबबंदी की, कौन करेगा उसको वादे को पूरा? आपने ही वादा किया था ना बेरोजगारी भत्ता का, आपने वादा किया था नगरीय निकाय टैक्स को आधा करने का। तो ये होता है झूठ, जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, वो झूठ होता है। अब दूसरी बात, आप जिला बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि यदि आप चुनाव नहीं जीतते हैं, तब भी मैं अभय नारायण जी से प्रश्न पूछता हूं, क्या आप चुनाव नहीं जीतते हैं तब भी जिला बनाने वाले हैं? कहीं ना कहीं वहां की जनता अब यहाँ के सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। इस बात की चिंता कांग्रेस सरकार को है, वो समझ चुकी है, इसलिए इस प्रकार के लोक लुभावने वादे फिर से कर रही है। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्योंकि ये पहले भी जो वादे किए थे, जो महत्वपूर्ण वादे थे, उनको तो इन्होंने पूरा किया नहीं है। तो अब जो कर रहे हैं उसके ऊपर में जनता कैसे विश्वास करेगी? और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, इतना बड़ा जनादेश आपको मिला है, आप सारे विकास कार्य ढक करके क्यों बैठे हुए हैं? और आप कहते हैं कि अरे हम तो विपक्ष में हैं, हम तो विपक्षी पार्टी के नाते आपको हर घोषणा के हर बात को याद दिलाते रहेंगे कि आप क्या बोल के सरकार में आए हैं, क्या आपने वो पूरा कर दिया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आपको बताना पड़ेगा और जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनको घबराहट है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये। और फिर बात करते हैं 15 साल पुराने भारतीय जनता पार्टी सरकार की। नारायण जी से जवाब ले लेते हैं। अभय नारायण जी, एक सवाल के जवाब में इन्होंने एक नया सवाल उठा दिया है, जिसका जवाब अब आपको देना है। जी देखिए, हमारे घोषणा पत्र में लिखा है कि विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा। इसमें तो सवाल करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जिला का स्वागत करिए, या आप कहिए कि हम जिले के पक्ष में नहीं है। 2 बातों में एक बात करिए आप। रही बात हमारी, तो हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, घोषणा पत्र में है कि विधायक बनने के 24 घंटे के अंदर जिला बनेगा। तो हम तो कोई ऐसी बात लुका छुपी की कर नहीं रहे हैं शर्मा जी। रही बात आपकी विकास कार्य आपको नहीं दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का चश्मा हरा है, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये प्रदेश छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा हो रहा है। आपके प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि जब हमारी सरकार मॉडल को तो उत्तर प्रदेश में देख ली जनता, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता। नारायण जी, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल का क्या हुआ? जब हमारी सरकार बनेगी तो हम वहाँ पे जो आवारा पशु है उनको रखने का इंतजाम करेंगे, हम गौठान बनाएंगे, हम गोबर खरीदेंगे। तो छत्तीसगढ़ में विकास की बातें करने का अधिकार आपको 15 साल दिया गया था, आपने विकास नहीं किया। 18 में जनता ने 14 में पहुंचाया है। और देखिए जनता का आशीर्वाद, हमारे काम का आशीर्वाद कि 68 से 69, 70 और 71 हो जाएंगे हम 16 तारीख को
शर्मा जी आप उसकी गिनती करिए कि संख्या कहाँ कहाँ आपकी कम होगी, 20 से विपक्ष कितने कम पे आ गया है, उसकी गिनती करिए और 2023 तक ये सफर जारी रहेगा। तो फिर 2023 इतने ही में भी विकास आपको में विश्वास उंगली में था तो गिनती करना फिर एक पड़ेगा। घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई अभय नारायण जी? घोषणा पत्र विकास के लिए, घोषणा पत्र खैरागढ़ के लिए। चलिए, मुद्दे तो खैरागढ़ काफी को हैं, ये 15 भी साल में जो जी। आपने अपमान किया, जी। रमन सिंह और रमन सिंह जी बेटे, रमन सिंह जी कहते हैं मैं पैदाइश खैरागढ़ की पैदाइश हूं, मैं 3.5 साल खैरागढ़ में में क्या कर दिया पैदा आपने? हुआ और खैरागढ़ का स्वागत करिए। अगर आप यहाँ के बेटे हैं रमन सिंह जी, तो मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि एक धरती पुत्र को जो खैरागढ़ में पैदा हुआ आज जिला बनने पे सर्वाधिक खुशी रमन सिंह को होनी चाहिए। रमन सिंह आए और जवाब जी दें, जी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करे। हम तो खैरागढ़ के विकास की बात कर रहे हैं। हमारी घोषणाओं में एक चीज झूठा नहीं है, बिल्कुल। कोई प्रलोभन नहीं है। जो हम करते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भूपेश में तो भरोसा है का नारा और कका जिंदा है, ये नारा ऐसे नहीं चल रहा। बिल्कुल, शर्मा बिल्कुल, जी 16 तारीख को दिखेगा जब 71वें सीट हम जीतेंगे। तो शराबबंदी बिल्कुल भी कर दिए बिल्कुल होते। जी जी शराबबंदी भी आप ही दोनों का पक्षों वादा को था। हमने सुना। अब हम शराबबंदी होगा। अपने एक्सपर्ट अभी 1.5 साल है, वरिष्ठ पत्रकार इंतजार रवि करिए। भोई जी से भी इस आप पे पर आप जवाब ले चुनाव लेते हैं और आप जानने करते का हैं। प्रयास करते हैं। दोनों पक्ष ये इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि एक पक्ष ने काम नहीं किया, चाहे बात 15 साल के कार्यकाल की हो या 3 साल के कार्यकाल की। क्या ये कार्यकाल इस चुनाव में मुद्दा बन पाएगा या फिर जो आरोप और घोषणा पत्र सामने आया है वही जो है जनता को वोट देने के लिए आधार बनेगा, जिसके आधार पर वोट करेगी जनता? देखिए मोहन जी, आरोप प्रत्यारोप चुनाव में लगते हैं। सत्ता पक्ष अपनी बात करेगी और भारतीय जनता पार्टी या जो विपक्ष में वो अपनी बात करेगी, आरोप लगाएगी सरकार में। लेकिन जनता देखेगी कि असल मुद्दा क्या है। तो असल मुद्दा में तहसील है, जिला है या डेवलपमेंट का काम कौन कर सकता है। तो इन मुद्दों में कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस भारी पड़ते दिखाई दे रही और उसकी कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ रहे हैं और वो प्रचार अभियान में रणनीति अपना रहे हैं, वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो देखने से आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कहीं ना कहीं तो मुद्दे और आरोप और प्रत्यारोप और घोषणाएं ये बड़ा खेल हो गया है खैरागढ़ में। जी नहीं तो क्या स्टार प्रचारकों का भी असर मानते हैं आप, उसका भी असर पड़ सकता है, मुद्दों पे वो हावी हो सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं जैसे खैरागढ़ है उसमें लोधी मतदाता करीबन 62,000 है, साहू मतदाता हैं, फिर राज परिवार का इफेक्ट है। तो निश्चित तौर से प्रहलाद पटेल लोधी नेता हैं, वो कितना इफेक्ट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे हैं, वो राज परिवार या राजघराने से जुड़े लोगों को कितना इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये असर दिखाई नहीं पड़ेगा और उसका कार्ड किस तरह से कांग्रेस निकालती है और उसने जो घोषणा की है जिले का या तहसील का या और डेवलपमेंट के काम पर, उसमें कितना भारी पड़ता है ये तो निश्चित तौर से चुनाव मतदान के दिन चलते चलते अभय नारायण जी बता दीजिए कितना इफेक्ट पड़ेगा। बड़े लोग आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आपके यहाँ मुख्यमंत्री हैं, तो उधर से तो एक लंबी लिस्ट है, कितना इफेक्ट पड़ेगा मानते हैं? खैरागढ़ का चुनाव कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेताओं के दम पे लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान रमन सिंह सहित पूरे नेतृत्व को नकार चुका है। उसका सबूत है कि वो लोग लाए जा रहे हैं जो कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में गए हैं। वो लोग ला रहे हैं जातिगत समीकरण। तो धर्म और जाति की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्ट आना है वो खैरागढ़ के मतदाता और कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री के काम के ऊपर निर्भर है। हमारी योजनाओं को लाभ मिलेगा, हमारे काम को लाभ मिलेगा और खैरागढ़ चलिए समय की कमी है, बिल्कुल अपने अपने दावे आप लोगों के हैं, लेकिन मुद्दा बनाम स्टार प्रचारकों की एक भीड़ जो है वो खैरागढ़ में हमें दिखाई दे रही है और इन दोनों वजहों से खैरागढ़ का जो सियासी पारा है वो इन दिनों गर्म है। अब इस गर्माहट को हमें कुछ दिन महसूस भी करना है और हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम इसे नाप पाएं कि किसके पक्ष में ये पारा जा रहा है, कौन इस गर्माहट में ज़्यादा तपन महसूस कर रहा है। तो आज के मुद्दे में इतना ही, मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।